हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 5 इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सो इंडस्ट्रियल रिलेशन से हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स किए हुए हैं एंड द टॉपिक्स विच आर वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। सो अगर आपने उन सेशंस को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल स्मिता सिंह एडुटेनमेंट पर। एडुटेनमेंट डालेंगे यूट्यूब पर तो आपको मेरा चैनल दिख जाएगा। अगर फिर भी नहीं दिखता है तो आप स्मिता सिंह एडुटेनमेंट डालेंगे तो आपको easily मिल जाएगा मेरा चैनल। एंड फॉर the most important thing is that you will have to subscribe my channel so that you could get notification, and for getting notifications you'll have to press on bell icon so that you could get notifications easily, and you can get each and every topics and sessions of mine easily. सो मेरा मेन मोटो है कि आप अगर जो भी मेरे सेशंस देखते हैं उन सेशन से आपको बेनिफिट मिले। और बेनिफिट का आउटपुट क्या हो? बेनिफिट का आउटपुट ये होगा कि आप जेआरएफ क्लियर कर पाए। नेट तो क्लियर करना आपकी आपका फोकस होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा फोकस किस पे होना चाहिए कि आप जेआरएफ, क्योंकि अगर आपका टारगेट हाई रहेगा तभी आप कुछ कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपका टारगेट ही छोटा रहेगा तो फिर आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने मेहनत में कमी कर रहे हैं। आप कभी भी नहीं कह सकते कि 90% मुझे चाहिए मार्क्स या फिर 90% मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। आप यही कहेंगे कि अब मुझे 100%, इवन 101% सक्सेसफुल होना है अपनी लाइफ में। तो उसके लिए अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो नेट के लिए आपके माइंड में फोकस होना चाहिए कि आपको जेआरएफ क्लियर करना है। अगर जेआरएफ नहीं भी एक अटेम्प्ट में क्लियर कर पाए तो आप एटलीस्ट यूजीसी नेट तो कर ही लेंगे, क्योंकि आपकी मेहनत जेआरएफ के लिए रहेगी। जेआरएफ में कहीं कोई कसर रह जाएगी तो आप नेट तो क्लियर कर ही लेंगे। तो हमेशा अपने हौसले को बुलंद रखिए और अपने जो एम्बिशंस हैं, आपके जो ख्वाब हैं, उनको ऊंचा रखिए। क्योंकि कहते हैं लोग कि अगर ख्वाब बहुत ऊंचा हो तो शायद लाइफ में लक आपका साथ ना दे, या फिर कोई और रीजन से आप ना कर पाए अपने जो आपने एक्सपेक्टेशंस की हैं अपनी लाइफ से, अपनी मेहनत से। मे बी अगर वहां तक नहीं पहुंच पाए तो उसके एक लेवल तक तो आप पहुंच ही जाएंगे। तो एटलीस्ट बीच में ही आप रहे, फिर भी लाइफ आपकी अच्छी चल जाए, आपका करियर सेट हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है? आपको हमेशा आपके एम्बिशंस को, अपनी महत्वाकांक्षा को, अपनी ख्वाब को बड़ा रखना है, बिगेस्ट रखना है। उसको इतना बड़ा रखना है कि आप आपके हौसले बुलंद रहें और बुलंदी के साथ आप उस चीज को अचीव करें। सो आई होप जो भी सेशंस मैं लेती हूँ, जो भी सेशंस मैं अपलोड करती हूँ यूट्यूब पर, वो आपके लिए बेनिफिशियल हों और वो बहुत ही रेलिवेंट आपके लिए साबित हों। क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं बिल्कुल रेलिवेंट टॉपिक्स करवाऊँ और रेलिवेंसी के साथ साथ आपके जो भी टॉपिक्स मैं लेती हूँ उनके एक्सप्लेनेशन में कोई कसर ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए, आपको अच्छे से समझ में आए और आपका थ्योरी पार्ट जो है, जो आपका ये कहते हैं कि जो आपका रूट है वो मजबूत हो पाए। अगर आपके रूट्स मजबूत होंगे तभी आप एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, और एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यू सॉल्व कर पाएंगे तभी आप जेआरएफ को क्लियर कर पाएंगे। तो क्या है, आपने समझ लिया आई गेस कि मेरा कहने का क्या मतलब है और मैं क्यों बोल रही हूँ। एंड अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। एंड ऑल्सो आप अपने फ्रेंड सर्कल में उसको सर्कुलेट करिए जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट, एचआरएम एंड लेबर वेलफेयर के लिए, स्पेशली कोड 55 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं। उनको उनके साथ आप शेयर करिए मेरे वीडियोस को, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, उन बच्चों के पास स्पेशली पहुंच पाए जो बच्चे रूरल एरियाज में रहते हैं, रिमोट एरियाज में रहते हैं। उनके पास इंटरनेट तो है लेकिन अदर फैसिलिटीज नहीं है, क्योंकि इंटरनेट का क्या है जमाना कि आप सबके पास एंड्रॉयड फोन हो गया, इंटरनेट हो गया है। तो लोग क्या है कि पहले कुछ लोगों के पास ऐसी भी प्रॉब्लम होती है कि फिनेंशियली वो वीक वीक होते हैं और वो कोई क्लासेस नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी इच्छाएं बीच में रह जाती हैं, वो कुछ और कर लेते हैं, छोटा सा कुछ कर लेते हैं, या फिर लाइफ में फिर ग्रेजुएशन के बाद जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, जॉब करने लगते हैं। तो उनकी जो कहते हैं कि जो उन्होंने ख्वाब देखा है अपने करियर को लेकर के, वो कहीं ना कहीं बीच में रह जाता है। तो वो बीच में ना रह जाए। जिन बच्चों के पास पैसा नहीं है, जिनके पास जो फिनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, वो बच्चे भी इन क्लासेस को, फ्री क्लासेस को ले पाएँ और अपने एम्बिशन को पूरा कर पाएँ। यही मेरा मोटो है, क्योंकि कहीं न कहीं हम भी उसी चीज़ से गुज़रे हुए हैं, रिलेट करती हूँ मैं अपने आप को। तो मैं चाहती हूँ कि वो हर एक बच्चा पढ़े जो जिसने अपनी लाइफ में बड़े-बड़े ख्वाब देखे हैं और उन ख्वाब को पूरा करने की का साहस रखता है और ताकत रखता है।
सबसे बड़ा होता है आपके जज्बात, आपके फीलिंग्स, आपका विल पावर होता है। अगर आप विल पावर नहीं है आपके अंदर तो आपके पास कुछ भी नहीं है। सो वो होना बहुत ज़रूरी है, विल पावर होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट सेशन में हमने बात की थी कलेक्टिव बार्गेनिंग की, उसके कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस की बात की थी हमने। हमने फीचर्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग की भी बात की थी, क्या फीचर्स है कलेक्टिव बार्गेनिंग की। आई होप आपने आपने उन सेशंस को देखा होगा जो कि मैंने अभी पिछले करवाया है। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए और आप उन सेशंस को देखिए। दे आर गोइंग टू बी वेरी 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 मच हेल्पफुल टू यू एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव टू यू फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। सो हमारा आज का ये जो सेशन है, इस सेशन का पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। सो हमने डेफिनेशन की बात कर ली कलेक्टिव बार्गेनिंग की, उसके कॉन्सेप्ट की बात कर ली हमने, उसके फीचर्स की बात कर ली। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। So what is the collective bargaining? What is the type of collective bargaining? We'll have to study in this session. Please be online and please जितना जो सेशन में ले रही हूँ इस सेशन में बने रहिए आप। उन इस सेशन को पूरा देखिए ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो, राइट। सो मेन मोटो यही है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, आपकी थ्योरी, आपका जो थ्योरी पार्ट है वो मजबूत हो, वो क्लियर हो, राइट। सो ज़्यादा बात ना करते हुए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। Types of collective bargaining. It works well only where both the parties participate with the spirit of give and take. क्या कह रहे हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है? कलेक्टिव बार्गेनिंग तभी इफेक्टिव होगा, तभी पार्टिसिपेटिव होगा, क्योंकि कलेक्टिव का मतलब कि कलेक्टिवली काम कर रहे हैं, कलेक्ट होकर के काम कर रहे हैं, या दोनों पार्टीज मिल के काम कर रही हैं। तो दोनों पार्टीज के अगर वो मिल के काम कर रही हैं इन द सेंस कि लाइक मिल के किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रही हैं, तो वहां पर क्या रिलेशन होना चाहिए? वहां पर गिव एंड टेक का रिलेशन होना चाहिए। अगर एक पार्टी गिव कर रही है तो दूसरा टेक कर रही है, तो अगर एक पार्टी टेक कर रही है दूसरा गिव कर रही है, इट मीन्स कि कहीं न कहीं अगर आप गिव अप कर रहे हैं तो दूसरा उसको उसके उसके बदले में बेनिफिट ले रहा है। अगर आपने कहीं लूज किया तो सामने वाला विन करेगा, और वेयर एज दैट पर्सन इज विनिंग, यू विल आल्सो हैव टू लूज समथिंग सो दैट योर अदर पार्टी कैन कैन विन। सो क्या होता है कि एक सिस्टम होता है जहां पर कि आपके साथ कोई अच्छा करता है तो उसके बदले में आप भी कुछ अच्छा उसके साथ करते हैं। तो ये होता है गिव एंड टेक का रिलेशनशिप, कि कहीं पे आपने कॉम्प्रोमाइज किया तो कहीं पर सामने वाली पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, कहीं पर आपने किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज किया तो कहीं पे सामने वाली टीम ने या पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो यहाँ पर क्या रिलेशन है, गिव एंड टेक का। सो कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो मेन कहते हैं कि जिसपे टिका हुआ है वो है रिलेशनशिप ऑफ गिव एंड टेक। हाउएवर, वी कैन only identify the following four types of bargaining on the basis of nature and objectives of bargaining. So क्या वो चार टाइप क्या है कलेक्टिव बार्गेनिंग के, जिसके बेसिस पे आप उसके नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स कलेक्टिव बार्गेनिंग के नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स को फाइंड करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। वो क्या है, वो चार टाइप क्या है? पहला हम देखेंगे कंजंक्टिव बार्गेनिंग, विन लॉस अप्रोच। सो क्या मैंने शुरू में जो गिव एंड टेक का रिलेशनशिप क्या है, विन विन सिचुएशन है, विन लॉस है, लॉस विन है। तो ये सिचुएशन पे हम काम करेंगे। तो उसका जो चार टाइप हैं, जो उनमें से पहला है कंजंक्टिव बार्गेनिंग। कंजंक्टिव बार्गेनिंग को दूसरे शब्द में क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड विन लॉस अप्रोच, राइट। कि अगर एक का विन हो रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली दूसरी पार्टी का लॉस हो रहा है वहां पर, और जिसका लॉस हो रहा है उसने कहीं ना कहीं अपने को भी कहीं ना कहीं लॉस किया और फिर सामने वाले का विन हो गया। तो इस तरह से क्या है, कंजंक्टिव बार्गेनिंग में होता है विन लॉस सिचुएशन होती है, इसमें विन लॉस अप्रोच होता है। सो इसको थ्योरी वाइज देखेंगे। यूजुअली इश्यूज रिलेटेड टू इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर डिस्कस्ड इन दिस टाइप ऑफ बार्गेनिंग। Here each party tries to get benefit at the cost of other because one party's benefit must be others loss. Meetings where management wishes to increase the workload or reduce the wage and the union expects increase in wage or bonus etc can be regarded as conjunctive or distributive bargaining. So इसको क्या conjunctive bargaining को distributive bargaining भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को उसके प्रॉफिट के जो भी वो इंडस्ट्री में काम हो रहा है, उसको इंडस्ट्री से उसको जो प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को अगर वो अपने एम्प्लॉयज के बीच में शेयर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ बोनस या रिवॉर्ड, तो ये क्या होता है कि अगर वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है मनी को किसी न किसी फॉर्म में, बोनस के फॉर्म में, रिवॉर्ड के फॉर्म में, तो वो एक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है पैसे का।
अपने अपने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग एज वेल। जहां पर और इस जो मेन ये जो टॉपिक है इसका मेन मोटो क्या है, आपको टॉपिक से ही समझ में आ गया होगा कि विन लॉस अप्रोच क्या होता है। कंजक्टिव बार्गेनिंग में विन लॉस अप्रोच किया जाता है। तो इसका अप्रोच ये है कि जहां पर एक पार्टी का विन हुआ, ऑटोमेटिकली दूसरी पार्टी का लॉस हो गया। जहां पर एक पार्टी ने गिव अप किया, दूसरी पार्टी का वहां पे उसने टेक किया, राइट। सो कहीं ना कहीं अगर आपने गिव किया तो सामने वाले को गिव मतलब कि आपका आपने गिव किया उसको, इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं लॉस है, आपने क्योंकि दिया उसको और सामने वाले को मिला तो उसका विन हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया। तो ये जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है, उसका जो बेस है, जो उसका आधार है, वो आधार ये है दैट इज देयर इज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। और इस रिलेशनशिप को हमने अच्छे से समझा कि कंजंक्टिव बार्गेनिंग में क्या होता है, राइट। पार्टीज क्या ट्राई करती हैं। दूसरा देखेंगे कोऑपरेटिव इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। इसमें क्या होता है, कोऑपरेटिव एंड इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग में विन विन अप्रोच होता है। ये एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, पूछा भी गया है। इसके मैंने कई बार बोला है कि तरीके थोड़े से, वर्ड्स का जो फॉर्मेशन होता है मे भी थोड़ा सा कंफ्यूज करे, आपको समझ में ना आए, बट क्वेश्चन यही होते हैं, राइट। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं इन्हीं की थ्योरी के बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं। सो इस पे क्वेश्चन पिछले ईयर्स में पूछा गया है, पीवाईक्यूज है ये, जिसमें ये पूछा गया था कि विन 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 अप्रोच को क्या, मैच वाले क्वेश्चन दे देते हैं बना करके, ठीक है, कि विन विन अप्रोच की क्या डेफिनेशन है, विन लॉस अप्रोच की क्या डेफिनेशन है। तो कंजक्टिव, तो क्योंकि विन लॉस और विन विन तो इससे आपको समझ में आ जाएगा, तो वो क्या पूछेंगे घुमा करके इस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को किस किस तरह से फॉर्म करेंगे। वो फॉर्मेशन उनका इस तरह से होगा कि कंजंक्टिव बार्गेनिंग का क्या डेफिनेशन है। तो कंजंक्टिव बार्गेनिंग अगर आपने पढ़ा होगा और आपको याद रहेगा उस टाइम एग्जाम के टाइम पे कि कंजंक्टिव बार्गेनिंग को विन लॉस अप्रोच बोला जाता है। तो विन लॉस अप्रोच में क्या होता है कि जहां पर एक पार्टी का लॉस होता है, ऑटोमेटिकली दूसरी पार्टी का विन हो जाता है। अगर या तो ये कह लीजिए कि अगर जहां पर किसी एक पार्टी का विन हो रहा है तो ऑटोमेटिकली दूसरी पार्टी का लॉस होता है। तो ये कंजंक्टिव बार्गेनिंग को ही विन लॉस अप्रोच कहा जाता है। और विन लॉस की डेफिनेशन आपको पता ही है, राइट। तो वहां पर आपको विन लॉस विन विन ना दे करके कंजंक्टिव, कोऑपरेटिव, इंटीग्रेटिव, प्रोडक्टिव बार्गेनिंग इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसकी डेफिनेशन मैच करने के लिए दे दिया जाएगा। आपको पता रहेगा तो आप इजिली मैच कर लेंगे, अगर नहीं रहेगा तो आप फिर वही क्वेश्चन को गलत करके आ जाएंगे, right. This is how there is a formation of a question in NTA UGC net. दूसरा है कोऑपरेटिव एंड इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। इसको क्या बोला जाता है, कोऑपरेटिव एंड इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग को, दैट इज कॉल्ड विन विन अप्रोच। इन विन विन अप्रोच क्या होता है, दोनों पार्टीज का ही फायदा होता है, इसमें किसी का भी नुकसान नहीं होता है। देखेंगे कैसे, हियर बोथ द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स यूनियन join together to resolve problem of common interest with mutual understanding of the problem। वो म्यूचुअली अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉब्लम को कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। तो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। ऐसा नहीं कि एक पकड़ के बैठा है, दूसरा एकदम बेचारा बोल रहा है कि अरे ठीक है ठीक है, नहीं, दोनों ही कोऑपरेट करते हैं, दोनों ही समझदारी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। when the industry is in difficulty, namely economic crisis, shortage of power or raw materials, overstaffing etc, both the parties would sit together and reach an amicable solution। इसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज होते हैं दोनों एमिकेबली डिस्प्यूट को, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि लॉकआउट करना पड़ जाता है एम्प्लॉयर को, तो उसमें क्या उनको करना होता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ इकोनॉमी, पैसे की कमी हो गई है इंडस्ट्री में, पैसा उतना नहीं है कि वो वर्कर्स को सैलरी दे पाए। क्योंकि सैलरी इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि उनके पास प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट इसलिए नहीं हो पा रहा है कि शॉर्टेज ऑफ पावर है उनके पास, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स है उनके पास सामान ही नहीं है कि वो प्रोडक्शन कर पाए। और अगर प्रोडक्शन नहीं होगा, सामान नहीं बिकेगा, तो पैसा कहाँ से आएगा। तो इन केसेस में अगर इम्प्लॉइज इस बात को, अपने ऑर्गेनाइजेशन की इस प्रॉब्लम को, इस डिफिकल्टी को नहीं समझेंगे तो फिर कैसे डील करेंगे। तो एमिकेबली तो वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। फिर क्या होगा कि विन लॉस अप्रोच वाला हो जाएगा हिसाब किताब, कि आपका चाहे कुछ भी हो, हमें तो वेज चाहिए ही चाहिए, हमें तो रेम्यूनरेशन चाहिए ही चाहिए। तो वहां पे क्या होता है कि एम्प्लॉयर का लॉस होता है, एम्प्लॉयज का प्रॉफिट, क्योंकि उनको सैलरी चाहिए, उनको सैलरी से मतलब है। लेकिन जहां पर वर्कर्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को समझते हैं और कोऑपरेट करते हैं कि ठीक है ये शॉर्टेज है तो हम भी अपना एक योगदान देंगे, हम इसको प्यार से समझेंगे और प्यार से इस चीज़ को हैंडल करेंगे, ठीक है। अगर जब तक कि चीज़ें नहीं सही होती, हम सैलरी नहीं लेंगे, हम या फिर किसी, या तो कम सैलरी हमें दे दीजिए ताकि हमारा खर्चा पानी चलता रहे। तो इस तरह की सिचुएशन
आती है जहां पर कि दोनों ही पार्टीज एमिकेबली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और दोनों का ही नुकसान नहीं होता है। इट मीन्स कि दोनों का विन विन सिचुएशन होती है वहां पर, दोनों का ही कोई लॉस नहीं होता है, दोनों ही प्यार से समझते हैं और समझाते हैं एक दूसरे को। तो दिस इज हाउ कोऑपरेटिव एंड इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग डील्स। थर्ड देखेंगे प्रोडक्टिव बार्गेनिंग क्या है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि आपको नहीं समझ में आया या फिर मैंने कोई कमी छोड़ी समझाने में, तो आई विल वर्क ऑन दैट फॉर श्योर। इट इज़ अ बार्गेनिंग यूजुअली, प्रोडक्टिव बार्गेनिंग की बात कर रही हूँ, क्या इसमें दिया है। इट इज़ अ बार्गेनिंग यूजुअली इनिशिएटेड बाय द मैनेजमेंट टू मेक द वर्कर्स कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग में क्या होता है कि एम्प्लॉयर आगे निकल के आता है, he comes forward and says to his it employees that आपको प्रोडक्शन में पे फोकस करना पड़ेगा। आप जितना प्रोडक्शन करते आ रहे हैं अब तक, अभी हमें उसको बढ़ाना है। हमें इतना करना है कि हम प्रॉफिटेबल रहे और इतना प्रॉफिटेबल रहे कि हमारा हम उस पे एक इंसेंटिव प्लान भी बना देते हैं। कई बार मैं बता रही हूँ जनरली कि इसमें क्या होता है कि जब वो प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग की बात करते हैं, तो एम्प्लॉयर का क्या मोटो रहता है कि वो चाहते हैं कि अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो तो क्या करते हैं, फिर वो इंसेंटिव्स बना देते हैं कि अगर आपने एक दिन में इतना काम या इतना अगर पीस वाला काम है या फिर पीस के बेसिस पे कि इतने पीसेज आपको प्रोड्यूस करने एक दिन में पर पर्सन, अगर आपने इतना आपका तो ऑन एन एवरेज इतना पीस मतलब प्रोडक्ट बनाने का एक दिन का टारगेट होता है, लेकिन अगर आप इससे ज्यादा करते तो आपको इंसेंटिव दिया जाता है। तो उस इंसेंटिव्स के जो होता है वो एक तरह से वर्कर्स के लिए मोटिवेशन का काम करता है इंसेंटिव्स। तो वो क्या करते हैं, फिर वो इंसेंटिव के लिए अपना दिलो जान से काम करते हैं, अपना जी जान लगा के काम करते हैं 9 आवर्स में। कभी कभी तो ओवर टाइम भी करते हैं वर्कर्स। सो उस केस में क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग में जो एम्प्लॉयर का मेन फोकस होता है प्रोडक्शन पे, वो अपने एम्प्लॉयर अपने वर्कर से बोलते हैं कि आपको कंट्रीब्यूट करना है अपनी मेहनत को, अपने लेबर को इन हायर प्रोडक्टिविटी, in higher production, you can say. By giving them incentives or encouragements, the management can make the workers work hard and attain prescribed standards which would help increase productivity and ensure extra benefits to the workers। जो मैंने समझाया कि वो क्या करते हैं कि जो जब वो हायर प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो उनके पास एक अप्रोच रह जाता है, दैट इज कि आप अगर अच्छा प्रोडक्शन करते हैं, जितना आप काम करते आ रहे हैं उस टारगेट से अगर आप बियॉन्ड होकर के काम करते हैं, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। तो वो एक तरह से उनके उनके लिए इंकरेजमेंट का काम करता है और वो इंकरेज होकर के हार्ड वर्क करते हैं, अपनी मेहनत से मतलब डिलीजेंटली दिलो जान से वो काम करते हैं। और उनसे उससे क्या होता है कि दोनों का ही फायदा होता है। एम्प्लॉयर का तो फायदा होता ही है कि उसकी प्रोडक्टिविटी में चेंजेस आ गई हैं, उसको अब वो उसको हाई प्रोडक्टिविटी मिलने लगी है एम्प्लॉयर से। और ऑल्सो जो वर्कर्स है उनको भी बेनिफिट मिलने लगा कि वो अगर अपने काम को अपने मेहनत को ज्यादा दे रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा आउट इनपुट्स लगा रहे हैं अपनी मेहनत को दे करके, तो कहीं ना कहीं उनको भी फायदा हो रहा है, उनको भी इंसेंटिव्स के तौर पे इकोनॉमिकली एक तरह से सपोर्ट मिल रहा है, सैलरी के अलावा उनको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो उससे दोनों का ही फायदा होता है, दोनों ही उस चीज से खुश होते हैं। लास्ट है कॉम्पोजिट बार्गेनिंग। सो देखेंगे इसमें क्या है, कंपोजिट बार्गेनिंग में क्या है। Under this type of bargaining, workers not only deemed higher wage but also expressed their concerns over conditions, environmental issues, recruitment and training, policies, employment level, pricing policy, procedure to follow while giving contracts and subcontracts and decisions on expansion, closure, merger or amalgamation with another company in order to protect the interest of the workers is viewed as a struggle between two opposing powers, which is smoothened by the compromises. Compromise represents a state to which each side is prepared to dissent from the original stand with neither party full satisfied। कि इसमें क्या है, कॉम्पोजिट बार्गेनिंग में आपको क्या समझ में आएगा, क्या समझ में आया। उसमें ये समझा रहे हैं कि अंडर दिस टाइप ऑफ बार्गेनिंग, इस टाइप की बार्गेनिंग में, कंपोजिट बार्गेनिंग में, वर्कर्स नॉट ओनली डिमांड हायर वेज। इसमें जो कंपोजिट बार्गेनिंग है उसमें वर्कर्स सिर्फ हायर वेज की ही डिमांड नहीं करते, बल्कि
ऑल्सो एक्सप्रेस देयर कंसर्न ओवर वर्किंग कंडीशन। उसके अलावा उनको वेज तो चाहिए, उनको अच्छा वेज चाहिए उनके काम के लिए, जो जो इनपुट दे रहे हैं उसके लिए उनको अच्छा आउटपुट भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उनको वर्किंग कंडीशंस भी पे भी ध्यान देते हैं वर्कर्स की, उनके जो वर्किंग कंडीशन है उसको भी सुधारा जाए। अगर कहीं ना कहीं अगर कुछ कमी नजर आती है, एम्प्लॉयर ठीक से अरेंजमेंट नहीं किया है उनको उनके काम करने का, जो वर्किंग कंडीशन है वो बहुत घटिया है, तो उस पर भी वो बात करते हैं कि नहीं हम इस कंडीशन में काम नहीं कर पाएंगे। राइट, अगर आपको अच्छा काम चाहिए तो आपको कंडीशंस लाइक जो वर्किंग कंडीशंस है, जो एनवायरनमेंट है, वर्किंग कंडीशन है, इसको आपको ठीक करना पड़ेगा, उनको हमें हमारे अकॉर्डिंग बना करके देना पड़ेगा, ताकि हम पीसफुली और अच्छे से दिल लगा के काम कर सके। हम हमारा फोकस सिर्फ काम पे रहे, ना कि जो कंडीशंस आपने प्रोवाइड की है, लाइक जो सिचुएशन है, कहीं क्या करते हैं कि वर्कर्स में लाइक फैक्ट्री है सपोज कोई, उसमें पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं है, लेटरिन की व्यवस्था नहीं है, यूरिनल्स की व्यवस्था नहीं है। तो ये सारी चीजें, क्योंकि एसेंशियल चीजें होती है, बेसिक नीड होती है ह्यूमन बीइंग की, कि अगर कहीं भी वो काम करने जा रहा है तो उसको एक पानी की व्यवस्था हो, वहां पर चाय मिलती हो टाइमली उसको, ताकि थोड़ा रिफ्रेश फील करे। यूरिनल की व्यवस्था हो जहाँ पे उनको यूरिन पास करना है, लैट्रिन की व्यवस्था होनी चाहिए। रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग पॉलिसीज, जो उनकी रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग पॉलिसीज है वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने हायर किया एम्प्लॉय को और डायरेक्ट उनको काम पे लगा दिया बिना ट्रेनिंग दिए, तो ये भी चीजें ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको आउटपुट अच्छा चाहिए तो पहले तो आप हमें ट्रेन करना पड़ेगा। सो बिना बिना वर्कर को ट्रेन किए आप उनको फ्लोर पे नहीं उतार सकते हैं कि डायरेक्ट आप जाइए और काम करिए। सो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं उस एम्प्लॉय का भी मोरल डाउन होता है कि मुझे आता ही नहीं, या फिर मैं कर नहीं पा रहा हूँ, परेशान होता है वो पर्सन। फिर आप एज एन एम्प्लॉयर आप उसको प्रेशराइज करते हैं कि आपको काम ही नहीं करने आ रहा है। तो ये सब सिचुएशंस को अवॉइड करना चाहिए, ये सारी सिचुएशंस नहीं आनी चाहिए एज पर द वर्कर्स। उनकी ये डिमांड होती है कि पॉलिसीज एंड रिक्रूटमेंट, जो रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग की जो पॉलिसी होती है वो भी अच्छी होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट का लेवल अच्छा होना चाहिए, प्राइसिंग पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, procedure to follow while giving contracts and सब कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिसीजन ऑन एक्सपेंशन, इन पे भी फोकस करना चाहिए। क्लोजर, मर्जर और amalgamation with another company in order to protect the interest of the worker is viewed as a struggle between two composing powers, which is smoothened by compromises. Compromise represents a state to which each side is prepared to dissent from the original stand with neither party full satisfied. इससे क्या होगा कि लाइक मतलब वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग पॉलिसीज अच्छी होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट का लेवल अच्छा होना चाहिए, पॉलिसी प्राइसिंग पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, प्रोसीजर अच्छा होना चाहिए फॉलो करने का वाइल गिविंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सब कॉन्ट्रैक्ट्स। जब कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी से मर्ज करती है या फिर कोई कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, तो उस केस में एम्प्लॉय का किसी तरह का हनन ना हो उनके काम का। ऐसा ना हो कि दो कंपनीज कॉम्प्रोमाइज करके कहीं ना कहीं अगर मर्ज कर रही है तो कुछ ना कुछ वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, मर्ज करने के बाद एम्प्लॉयर का उस पर डायरेक्ट अटैक हो जाए, एम्प्लॉयज के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर दे कि उनके वर्किंग कंडीशन में प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि दो इंडस्ट्रीज अगर मर्ज हो रही हैं तो उनके अलग अलग कल्चर होते हैं, अलग इन्वायरमेंट होते हैं, उनके अलग रूल होते हैं अपने वर्कर्स को लेकर के। तो उस चक्कर में कुछ पढ़ के एम्प्लॉयज का नुकसान ना हो जाए, उनका किसी तरह से शोषण ना हो, इन चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। तो दिस इज हाउ कंपोजिट बार्गेनिंग डील्स। सो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। सेशन में मैंने जो भी टॉपिक्स कराया आपको समझ में आया होगा कि क्या है कंपोजिट बार्गेनिंग में। इन्वायरमेंट से लेकर के मर्जर तक की बात कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ों में इम्प्लॉयज़ को ध्यान में रख कर के एम्प्लॉय को डिसीजन लेना चाहिए। और इससे पहले हमने देखा प्रोडक्टिव बार्गेनिंग में क्या करते हैं एम्प्लॉयर, कि वो प्रोडक्शन पे फोकस करते हैं, एम्प्लॉय वर्कर्स को बोलते हैं कि आप अच्छा प्रोडक्शन करिए, इसके बदले में आपको वेज जो आपका फिक्स्ड वेज है उसके अलावा आपको इंसेंटिव भी प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा आउटपुट दे रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा। तो वो एक तरह से उनके लिए इंकरेजमेंट का काम करता है, और वो इंकरेज होकर के और हार्ड वर्क करते हैं। दैट इज हाउ प्रोडक्टिव बार्गेनिंग डील्स। एंड थर्ड आपने सेकंड देखा, दैट इज कोऑपरेटिव एंड इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, जो कि विन विन अप्रोच भी बोलते हैं जिसको। विन विन अप्रोच में क्या होता है कि दोनों ही पार्टीज एमिकेबली किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालती हैं, जिसमें किसी का लॉस नहीं होता है दोनों का, क्योंकि वो एमिकेबली कर रही है, प्यार से कर रही है, एक दूसरे की सहमति से कोई काम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, तो वहाँ पे विन विन सिचुएशन होती है। और ये विन विन सिचुएशन की प्रॉब्लम तब आती है जब इंटीग्रेटिव एंड कोऑपरेटिव बार्गेनिंग तब की जाती है जब किसी तरह से भी ऑर्गेनाइजेशन में
डिफिकल्टी होती है, वो इकोनॉमी वाइज, शॉर्टेज ऑफ पावर या फिर रॉ मटेरियल्स की कमी होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर दोनों इकट्ठा होते हैं, दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझते हैं और एक एमिकेबल सोल्यूशन निकालते हैं। दैट इज हाउ कोऑपरेटिव एंड इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग डील्स विच इज कॉल्ड विन विन अप्रोच। और फर्स्ट था कंजंक्टिव बार्गेनिंग, दैट इज कॉल्ड विन लॉस अप्रोच। इसमें क्या था कि एक का अगर लॉस हो रहा है तो ऑटोमेटिकली दूसरे का प्रॉफिट होता है। दैट इज हाउ conjunctive bargaining deals with, right? So I hope types of collective bargaining में आपको ये सारे टाइप समझ में आए होंगे। और कलेक्टिव बार्गेनिंग के जो टाइप्स हैं इन पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आपने पीवाईक्यूज में इस क्वेश्चन को नहीं देखा है तो आपको देखने को आगे अपकमिंग जो भी सेशन में लूंगी। इसके बाद ये जो चैप्टर में करवा रही हूँ IR इंडस्ट्रियल रिलेशंस यूनिट 5, इसको कराने के बाद मैं करवाऊंगी MCQs एंड PYQs एज वेल। तो उनमें में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अगर नहीं मिलेगा तो फिर अपकमिंग जो भी सेशन में लूंगी MCQs या PYQs के, उनमें जरूर देखने को मिलेगा आपको। या फिर आई थिंक अगर आपने ऑलरेडी आपने पढ़ाई एक दो सेशन आपने अटेम्प्ट किया होगा UGC नेट का, तो आपके सामने ये क्वेश्चन जरूर आया होगा, आई एम श्योर, राइट? सो आगे बढ़ेंगे एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है यूनिट्स एंड लेवल्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेन, एंड दैट आई डिस्कस इन अनदर सेशन। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई videos and my sessions. Thank you so much. Thank you very much.